हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर का एनालिसिस, रिव्यू एंड पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो पहले हम पेपर का रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर मैं आपको उसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा। पेपर का जो सॉल्यूशन का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से जो पीडीएफ होगा इस सॉल्यूशन का वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो बच्चों फिर शुरू करते हैं कि पेपर का पहले एनालिसिस करते हैं, कहां से क्वेश्चन आए, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये सारी बातें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, पेपर का पैटर्न जो था वो वही था जो दिसंबर 2019 तक जो आपके ऑफलाइन एग्जाम होते थे उसमें जो पेपर का पैटर्न रहता था वही पैटर्न इसमें भी रहा। ऐसा ही एक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने भी आपको बताया था कि पेपर का पैटर्न वही रहने वाला है जो दिसंबर 2019 तक था। यही इंस्टीट्यूट की तरफ से खबर आ रही थी। जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉक टेस्ट पेपर निकाले थे वो भी लगभग इसी पैटर्न पर था। तो वही पैटर्न इंस्टीट्यूट ने मेंटेन किया। क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो था वही एज यूजुअल 25 नंबर का क्वेश्चन था, कंपलसरी क्वेश्चन, जिसमें 10 नंबर के एमसीक्यू थे, मैचिंग के क्वेश्चन थे। और मैचिंग से जो इस बार था वो एक ही चैप्टर से क्वेश्चन डाल दिया गया। जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जो आपका चैप्टर होता है ना, उससे आपके मैचिंग के क्वेश्चन डाल दिए गए। 5 नंबर का क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया जो नॉर्मली पूछता है, और 5 नंबर के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से पूछे गए आपके जो नॉर्मली पूछता है। तो ये 25 नंबर का आपका पेपर का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन सबको पता है कंपलसरी होता है। जो पहला क्वेश्चन होता है वो हमेशा कंपलसरी होता है। दूसरे नंबर पर ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन था। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, बाकी जो आपके 7 क्वेश्चन बचे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ब्रांच अकाउंटिंग का था इन बाकी बचे हुए 7 क्वेश्चन में से, और पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन था। अब 15 नंबर का क्वेश्चन था तो इसका मतलब क्या मुश्किल क्वेश्चन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। ब्रांच अकाउंट में डेटर्स मेथड से क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया। इवन आपको डेटर्स अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं थी जो आमतौर पर बनाया जाता है ब्रांच अकाउंट के साथ में। सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाकर आपका आंसर निकल आया। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो तीसरा क्वेश्चन था वो था सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी फाइनल अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसका पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन था और काफी इजी क्वेश्चन था। जो नॉर्मली क्वेश्चन होता है ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट वो था। इसके अलावा ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थी। जो वर्किंग नोट्स में हम अकाउंट्स बनाते हैं जैसे डेटर्स अकाउंट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गया, वो सब बनाने थे। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से था। जो नॉर्मल इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन था, पूरे 15 नंबर का आपसे पूछा गया। ठीक है, यह क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि इजी क्वेश्चन था। अगर आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की थोड़ी सी भी ठीक से प्रैक्टिस की होगी तो इस क्वेश्चन को आराम से आपने सॉल्व किया होगा, बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 10 नंबर का, इसमें ए पार्ट था जो AS 1 से था, और बी पार्ट में AS 10 से क्वेश्चन पूछा गया जो 5 नंबर के 2 पार्ट थे इसमें। यानी इसमें बी में एक 1 था और एक 2 था, दोनों ही AS 10 से रिलेटेड थे। तो AS 10 का 5 नंबर का क्वेश्चन था और AS 1 से 10 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद NPO 15 नंबर का क्वेश्चन था, और यह भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। बहुत आसान मतलब सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपसे पूछा गया था। यानी 15 नंबर के हिसाब से मुझे लगता है कि यह इजी क्वेश्चन था। अगर इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता ना तो मैं समझता कि ये जस्टिफाइड है 15 नंबर के लिए, लेकिन सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपसे बोला गया। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ए पार्ट 10 नंबर का था हायर परचेज से। बहुत काफी नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल, और एक मिक्स क्वेश्चन था। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन था। वो 5 नंबर का क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन
एज यूजुअल थ्योरी से था, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन होते हैं और उसमें 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 5-5 नंबर के। तो इसमें एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन पॉलिसी पूछा गया था, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पूछा गया, और फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये इसमें से आपको कोई भी 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 5-5 नंबर के। ठीक है, तो ये आपके पूरे पेपर का लेखा जोखा था। कहां कहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए एक बार जरा वो भी देख लो। कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर से तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बिल ऑफ एक्सचेंज से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हां, एक थ्योरी का क्वेश्चन इससे पूछा गया आपका कि फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इंश्योरेंस क्लेम से कोई क्वेश्चन नहीं आया। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पार्टनरशिप से एक ही क्वेश्चन आया, और वो भी कौन सा क्वेश्चन था? डिसोल्यूशन का। सेल बैलेंसिंग लेजर और रॉयल्टी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। AS 2, 7 और 9 से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। 9 से एक MCQ का क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर का। ठीक है, बाकी AS 9 से कोई भी आपके नॉलेज को टेस्ट करते हुए या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आया। ठीक है, AS 9 में से ना AS 7 से आया, ना ही AS 2 से आया। AS 1 से क्वेश्चन था, AS 10 से क्वेश्चन था। ठीक, ये आपके पेपर का एनालिसिस था। आइए अब हम पेपर की तरफ चलते हैं। पहले पेपर को मैं पढ़ूंगा, ठीक है, और उसके सॉल्यूशन फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या आंसर थे। पहले आते हैं पेपर पर। ये आपका पेपर था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 25 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें पहले 10 क्वेश्चन आपके MCQ से हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा ये तो फंक्शन है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद पास्ट एज वेल एज फ्यूचर इवेंट्स। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर द सेम आइडेंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है बी। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग का फंक्शन है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना, अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। इसके अलावा अकाउंटिंग पास्ट इवेंट को, पास्ट ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, फ्यूचर के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेम आइडेंटिटी नहीं, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बेटा बी। अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉलोड बाय बैंक, बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ज्वाइंट वेंचर और डेप्रिसिएशन। ज्वाइंट वेंचर एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक पार्टनरशिप बनाई जाती है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट, पर्पस और पीरियड ओवर होता है, पार्टनरशिप भी ओवर हो जाती है। तो इसमें जो अकाउंट्स भी हम बनाते हैं ना, वो टेम्परेरी बेसिस पर बनाते हैं। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो नहीं किया जाता ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग में। रेक्टिफिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ एरर रिक्वायर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट आप किस एरर के लिए खोलते हो? सस्पेंस अकाउंट आप खोलते हो जो भी वन साइडेड एरर होती है। वन साइडेड एरर का मतलब जो जितना डेबिट को अफेक्ट करे उतने से क्रेडिट को अफेक्ट ना करे, या जितना क्रेडिट को अफेक्ट करे उतने से डेबिट को अफेक्ट ना करे। मतलब डेबिट में और क्रेडिट में अमाउंट अलग अलग होना चाहिए, तो वो वन साइडेड एरर होती है। और वन साइडेड एरर के केस में सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना पड़ता है, क्योंकि वन साइडेड एरर होती हैं जिससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, और जब डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को आप सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर देते हो। तो यहां पर पार्शियल ओमिशन जो होता है ना, वो वन साइडेड एरर है कि आपने एक अकाउंट में पोस्ट कर दिया, दूसरे अकाउंट में पोस्ट नहीं किया।
तो ये वन साइडेड एरर हो गया, इससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, इसलिए आपको सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस को पोस्ट करना पड़ेगा। ए बायर रिटर्निंग गुड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ पुअर क्वालिटी सेंट ए नोट along with the goods stating that no payment would be made in respect of goods return. The return note is called डेबिट नोट, इसको बोलेंगे। देखो, जब हमारे पास गुड्स वापस आता है तो वो हमारे लिए सेल रिटर्न होता है। तो जब हम सेल रिटर्न हमारे पास होता है ना, गुड्स वापस आता है, तो हम कस्टमर को एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं, और जो कस्टमर होता है वो हमें डेबिट नोट इशू करता है। हम कस्टमर को क्रेडिट नोट इसलिए इशू करते हैं बिकॉज वो हमें इतने पैसे नहीं देगा अब, तो उसके बैलेंस को हम कम करते हैं, और आपको पता है डेटर्स के बैलेंस को कम करने का मतलब क्रेडिट करना होता है, तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं, और वो हमें डेबिट करेगा क्योंकि उससे हमें इतने पैसे अब नहीं देने हैं, तो वो हमें डेबिट नोट इशू करता है। तो यहां पर सामने वाले यानी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, जिसने हमारा गुड्स परचेज किया था, तो उसने हमें नोट भेजा, तो उसने हमें जो नोट भेजा होगा वो भेजा होगा डेबिट नोट। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज आर नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करते वक्त कौन सा एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होता? गोडाउन रेंट, फ्रेट एंड इंश्योरेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, ट्रांजिट इंश्योरेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। तो बच्चों, गोडाउन रेंट जो होता है वो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस होता है, तो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस को हम ना तो स्टॉक की वैल्यूएशन में लेते हैं, ना ही एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन में लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गोडाउन रेंट। गुड्स सोल्ड बाय अदर कोवेंचरर इज डेबिटेड टू। अदर कोवेंचरर मतलब, अब देखिए इन्होंने यहां पर क्लियर नहीं दिया है किसको गुड्स बेचा, तो हम मान रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस को एक कोवेंचर ने गुड्स बेचा, यानी एक कोवेंचर था, उसने ज्वाइंट वेंचर को गुड्स दिया, तो इसमें ज्वाइंट वेंचर के लिए ये एक तरीके से एक्सपेंसेस होता है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट करना है आपको, तो इसका आंसर होगा ए, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को आपको डेबिट करना है। गुड्स सोल्ड बाय अदर कोवेंचरर इज डेबिटेड टू, यानी गुड्स सोल्ड बाय अदर कोवेंचरर ने गुड्स बेचा, किसको, ये तो क्लियर ही नहीं है, तो हम यहां पर ये मान रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर को उसने गुड्स दिया। तो ज्वाइंट वेंचर को अगर कोई भी कोवेंचरर गुड्स सप्लाई करता है तो वो ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है, इसलिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में वो डेबिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया ए आंसर इसका। नेक्स्ट, सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज इंटर्ड इनटू, नहीं यहां तो नहीं होगा। एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, बेटा ये होगा, यानी जिस दिन सेल हो गया और जिस दिन आपने अपनी सर्विसेज की परफॉर्मेंस पूरी कर दी, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, तो मैं उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं भले ही मेरे को अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो बी आंसर है इसका, द करेक्ट आंसर इज बी। तो ये आपके एमसीक्यू के अभी 8 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए जरा, एक पार्टनरशिप से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कुछ एमसीक्यू आपसे पूछे। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट सी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:3। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 इज एज फॉलो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 90,000। अब देखो, आप सबको पता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो इसको रिजर्व मानकर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को छोड़कर बाकी जितना भी बैलेंस बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पर आप देखो 90,000 जो है इनका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। अब मान लीजिए अगर कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट, तो पूरा का पूरा 90,000 जो है वो ओल्ड रेशो में यानी 3:2 में बांट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ लायबिलिटी है, जैसे मैं कहता हूं 50,000 की लायबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन की, तो 50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बाकी जो 40,000 बचा उसको आप ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांट दीजिए। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 और आपका जो लायबिलिटी है ना, आपका जो लायबिलिटी है वो मान लीजिए 1,50,000 हो गया। ये हो सकता है कि लायबिलिटी 1,50,000 हो गया। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में बच्चों आपको 60,000 रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व में रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे।
क्योंकि जितनी आपकी रिजर्व बना रखी थी आपने, उससे ज्यादा लायबिलिटी हो गई। तो इसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कितने से? 60,000 से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई लायबिलिटी के बारे में बात नहीं है, तो क्या करना है? तो बेटा पूरा का पूरा 90,000 उठाएंगे और ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कितना कितना बटेगा। 90,000 को अगर आप 3:2 में बांटोगे तो ए को मिलेगा 54 और बी को मिलेगा 36। तो यहां पर देख लीजिए, क्रेडिट एज कैपिटल 60, बीस कैपिटल 30, ये तो नहीं होगा। क्रेडिट एज कैपिटल 54, बीस कैपिटल 36, ये आंसर है। अगर सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इसके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटी है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रखी, तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000। लो जी बच्चों, 90,000 रिजर्व था, 60,000 की लायबिलिटी हो गई, तो बच्चों बचा 30,000। ये 30,000 को ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो ए को कितना मिलेगा? 18,000। बी को कितना मिलेगा? 12,000। तो देख लीजिए यहां पर, ये है सी, क्रेडिट एज कैपिटल 18,000 और बीस कैपिटल 12,000, ये इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एट 1,50,000, तो 60,000, 90,000 का तो जो रिजर्व था वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लायबिलिटी आ जाएगी 1,50,000 की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ना, वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बल्कि 60,000 से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें होगा ये, डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन विद 90,000 एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट विद 60,000। ठीक है, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट 60,000, 60,000 से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो। ये वाला आंसर होगा इसका, डी। अगर आप रिजर्व में ही इस पैसे को पड़ा रहना देना चाहते हो तो पड़ा रहने दो और 60,000 से लायबिलिटी बना दो। वैसे आंसर इसका सी होगा। बेटा मैंने गलत बता दिया, आंसर इसका सी होगा। आप क्या एंट्री बनाओगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 60 और 2 वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी हो जाएगा 1,50,000, यानी रिजर्व कन्वर्ट हो जाएगा लायबिलिटी में। समझे? तो इसकी एंट्री होगी सी। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए अब आते हैं बी। मैच द फॉलोइंग इन कॉलम ए विद एप्रोप्रिएट इन कॉलम बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब समझते हो? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, यानी जो आप देखते हो ना, विंडो होता है, एक्सपी होता है, ये सब क्या? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, वो कंप्यूटर की आत्मा होती है। जैसे हमारा शरीर है ना, और हमारे शरीर जो है वो तो एक फिजिकल फॉर्म में दिख रहा है, हमारे अंदर एक रूह है, आत्मा जिसको बोलते हैं। तो कंप्यूटर की आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। अगर वो नहीं होगा तो कंप्यूटर डब्बा है आपके लिए। ठीक है, जो आपका लैपटॉप है ना, वो डब्बा है अगर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर ना हो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम उसके अंदर डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर सेव करके रखते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे मैं MS वर्ड की बात करूं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कैन नॉट, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। और MS वर्ड इज नॉट एन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे विंडो, XP, ये सब क्या? ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बिना आपका कंप्यूटर डब्बा है। और भी होते हैं कई तरह के। नेक्स्ट देखो, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट मतलब इससे आप प्रिंट वगैरह निकालते हो। मॉनिटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। मॉनिटर तो क्या है? आपको सिर्फ स्क्रीन पर एक शो करता है,
बाकी मॉनिटर कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर ट्रांजैक्शन टू बी इंटर्ड वंस, ये इसका हो गया, यानी फिफ्थ का हो गया डी। ठीक है, डी, ये आपके मैचिंग के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक। सेल ऑफ गुड्स टू राणा फॉर कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर आपने गुड्स कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, चाहे पार्टी का नाम गिवन हो फिर भी। ए बिल ऑफ ₹10,000 इज रिन्यूड, ओके, द ड्रॉई पेज 3,000 एज पार्ट पेमेंट, ओके, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 200, द वैल्यू ऑफ न्यू बिल विल बी। देखो बच्चों, 10,000 का बिल था, 3,000 उसने इमीडिएट पेमेंट कर दिया, बचा 7,000, 200 रुपये इंटरेस्ट ऐड होगा तो 7,200 रुपीज़ का नया बिल ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 7,200, एक मिनट इधर आएगा 7,200। ठीक, नेट सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज 9 लाख, सेल है 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो बेटा 20% ऑन सेल हो जाएगा। आपको पता है अगर 25% ऑन कॉस्ट होता है तो 20% ऑन सेल हो जाता है। आपसे कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी, देखो अगर 100 रुपए का गुड्स बेचते हो तो 20 जीपी होता है, तो 80 आपका कॉस्ट होता है, तो 80% आपका कॉस्ट होता है, तो 9 लाख का 80% कितना होगा 7,20,000, तो 7,20,000 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। ठीक, आप ये भी कर सकते हो 9 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, क्योंकि अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो 25 रुपए उसमें जीपी ऐड कर देते हैं तो सेल प्राइस बनता है 125, तो ये 9 लाख 125 के बराबर है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 करोगे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल 1,50,000, क्लोजिंग कैपिटल 2,75,000, ड्रॉइंग है 25,000 और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस है 45,000। ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी सीधा प्रॉफिट आप बोल सकते हो। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड कर देना, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देना, प्रॉफिट आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड कर दो, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड कर दो, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस द डाटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस द डाटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। ये आपका फिल इन द ब्लैंक हो गया। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। डेबिट मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी, फॉल्स। डेबिट का मतलब होता है इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। कैश मेमो इज ए सोर्स वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, नहीं, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन एक्सपेंसेस, नहीं, बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन एसेट। कैश का कोई भी बैलेंस हो, चाहे पेटी कैश हो चाहे मेन कैश हो, उसका बैलेंस हमेशा एसेट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट, ये भी गलत है, डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये भी फॉल्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीव्ड नीड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट, ये भी फॉल्स है। सिर्फ रेवेन्यू रिसीव्ड या रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रेवेन्यू इनकम ही कंसीडर किए जाते हैं वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स। कैपिटल आइटम को हम कंसीडर नहीं करते प्रॉफिट निकालते वक्त। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था 25 मार्क्स का। आप देख रहे हो आसान सा क्वेश्चन था। अगर जिन बच्चों ने भी सही से पढ़ाई की होगी ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन उनका गलत हुआ होगा। एक आध क्वेश्चन मान लीजिए अगर हो भी गया होगा, तब भी आप इसमें से 20 आउट ऑफ 25 आराम से ला सकते हो पहले क्वेश्चन में। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, देखिए जरा सॉल्यूशन देखिए बेटा। सॉल्यूशन में देखो मैंने एक चीज यहां पर लिख दी है, और मैं हमेशा लिख देता हूं, जब भी सॉल्यूशन बनाता हूं तो हमेशा लिख देता हूं। देखो, सॉल्यूशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एजम्पशंस, इंस्टीट्यूट एजम्पशंस मे बी डिफरेंट। मैं जब भी सॉल्यूशन बनाता हूं तो मैं लिख देता हूं ये मेरी एजम्पशन के हिसाब से हैं, इंस्टीट्यूट की एजम्पशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
ये देखो लिखा हुआ है सारे के सारे जो आपके आंसर थे एमसीक्यू वाले। फिर देखिए मैचिंग के ये हो गए, तो कॉलम ए और कॉलम ये यहाँ पर ये कॉलम बी है, ठीक है, कॉलम बी। फिर आपका आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1C, सेल्स ऑफ गुड्स टू राना फॉर कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये आपका 7,200, ये 7,20,000, ये आपका प्रॉफिट आया था 1,05,000, और ये यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, ये देखिए आपका डेबिट मींस डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये पांचों फॉल्स थे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ब्रांच का क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं आपको। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से आपको टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चन करने थे 7 में से। तो पहला क्वेश्चन ब्रांच का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू पुणे ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अकाउंट पूछा है हेड ऑफिस की बुक्स में। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, या आप ब्रांच अकाउंट जब बनाते हो तो उसमें टू बैलेंस बीडी जब लिखते हो ना, ओपनिंग बैलेंसेस, तो उसमें स्टॉक 10,000, फिर डेटर्स दे रखे हैं 4,000, फिर क्लोजिंग डेटर्स दे रखे हैं। तो जब आप बाई बैलेंस सीडी लिखते हो बिल्कुल लास्ट में ब्रांच अकाउंट के बाई बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड में, तो उसमें एसेट के क्लोजिंग बैलेंस लिखे जाते हैं। तो वो जो एसेट के क्लोजिंग बैलेंस है ना, उसमें डेटर्स आएगा आपका 4,900। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 500 दे रखा है, फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है 2,000, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है 1 जनवरी का बैलेंस ओपनिंग, यानी ये भी एसेट है 150। सैलरी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग दे रखा है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग होती है वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करके आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 100। गुड्स सेंड टू ब्रांच 80,000, तो आप डेबिट साइड में लिखोगे ब्रांच अकाउंट के टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। फिर कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर, तो जो कैश सेल से पैसे आते हैं, जो डेटर से कलेक्शन आता है, उसको हम रेमिट कर देते हैं हेड ऑफिस को इमीडिएटली। तो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाई बैंक करके लिखते हैं रेमिटेंस, और रेमिटेंस में एक तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स और अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इसके अलावा अगर ब्रांच के पास कोई और पैसा कलेक्शन हुआ है तो वो भी तुरंत हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया जाता है। जैसे आप देखिए यहां पर नीचे इस क्वेश्चन में एक गुड्स थी 1,200 रुपए की जो डिस्ट्रॉय हो गई फायर की वजह से, और 1,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले। तो जब 1,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले होंगे ना, तो ब्रांच ने इसको अपने पास नहीं रखा होगा, ब्रांच ने इसको तुरंत हेड ऑफिस को वापस कर दिया होगा। तो जब हम रेमिटेंस लेंगे क्वेश्चन में, तो रेमिटेंस में एक तो कैश सेल आएगा, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आएगा, और 1,000 रुपए अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आएगा। तो ये भी आपको रेमिट करना पड़ेगा हेड ऑफिस को तुरंत। और इसके अलावा रेमिटेंस करते वक्त ये जो 100 रुपए का सैलरी आउटस्टैंडिंग था ना ओपनिंग, इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो हम ये मान लेंगे आपने करंट ईयर में इसका पेमेंट कर दिया होगा। तो जो रेमिटेंस वाला टोटल अमाउंट बन रहा था उसमें से ये 100 हमको माइनस करना था, क्योंकि हमने इसका पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो 100 रुपए माइनस करके बाकी अमाउंट आपने रेमिट कर दिया होगा करंट ईयर में। आगे बढ़ते हैं, तो ये कैश सेल रेमिटेंस में आ जाएगा। क्रेडिट सेल का कोई काम नहीं है, डेटर्स अकाउंट बनाते तो उसमें जाता। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इसको रेमिट कर देंगे। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, डायरेक्टली टू हेड ऑफिस, तो ये भी रेमिटेंस में आ जाएगा बच्चों, इसको भी हम रेमिटेंस मान लेंगे। अगर कोई डेटर्स ब्रांच का डेटर्स डायरेक्टली हेड ऑफिस को पेमेंट कर देता है तो उसको हम रेमिटेंस मानकर डेटर्स में ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर डेटर्स का बैलेंस 37,000 लेना है, रेमिटेंस के तौर पर 35 नहीं। तो टोटल रेमिटेंस देखो 1,30,000 कैश सेल, 37,000 ये हो गया, फिर 1,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिला, और उसमें से बेटा 100 रुपए ये माइनस कर देंगे, जो बचेगा अमाउंट वो आपका रेमिटेंस हो जाएगा, ठीक। डिस्काउंट अलाउड, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होता है। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे अमाउंट टोटल कितना है 6,000, ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा ब्रांच अकाउंट के टू बैंक या टू कैश करके। जो भी कैश हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है, टोटल 6,000। एनुअल इंश्योरेंस ये 600 रुपए है ना, ये 31 मार्च 2019 तक का है, इसका मतलब इसमें 3 महीने का प्रीपेड है, तो 150 रुपए क्लोजिंग इंश्योरेंस प्रीपेड भी होगा। तो ओपनिंग भी देखो 150 ही था,
ओपनिंग प्रीपेड भी 150 था और क्लोजिंग प्रीपेड भी 150 होगा। तो जब आप ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे ना बाई बैलेंस सीडी, तो उसमें ये 150 रुपए आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस करके। ठीक है। गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, तो बेटा ये डेटर्स अकाउंट में आता है। नहीं, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, तो इसका मतलब है ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड्स वापस किया, तो ये बाई जीएसटीवी करके ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। और गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स, तो डेटर्स ने जो गुड्स वापस किया वो डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट होता है, उसका हमें कुछ नहीं करना यहाँ। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पेटी एक्सपेंस, पेटी कैश स्पेंट बाई ब्रांच, ब्रांच ने 850 रुपए खर्च किए इस बार, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश हमको निकालने में मदद मिलेगी। तो देखो आप जरा, ब्रांच का पेटी कैश जो था ओपनिंग बैलेंस 500 था, लीजिए 500 रुपए पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस था। इस बार हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी कैश के लिए कितने भेजे, 1000 रुपए भेजे, लीजिए 1000 रुपए भेजे, तो ब्रांच के पास हो गए 1500। 1500 में से ब्रांच ने 850 खर्च कर दिए, ये लिखा हुआ है देखो, तो वो 850 यहां से माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब कितना बचेगा, ये बचेगा 650। तो 650 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है वो पेटी कैश। तो जब क्लोजिंग बैलेंस आप लिखोगे ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो पेटी कैश का बैलेंस लिखोगे 650। ठीक है, 650। तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसके अलावा डेप्रीसिएशन 10% लगाना है फर्नीचर पर, तो फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस 2000 था उसमें से 10% डेप्रीसिएशन घटाकर जो 1800 बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर लिख देंगे। गुड्स कॉस्टिंग बेटा इसका तो कुछ नहीं करना, ये स्टॉक अकाउंट में से ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा। हाँ, ये जो 1000 रुपए आपको मिले हैं इसको रेमिट करना है हमको इंश्योरेंस कंपनी को, वो सॉरी ब्रांच को, ब्रांच हेड ऑफिस को उसे वापस कर देगा, तो ये रेमिटेंस में आ जाएगा। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस, स्टॉक का इतना, डेटर्स का इतना, पेटी कैश का इतना, फर्नीचर का इतना, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस इतना, और यहां देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हो गया इतना 100 रुपए। फिर टू जीएसटीबी 80,000, टू कैश जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा 6000। फिर इधर देखिए आपका कैश रेमिटेंस में क्या क्या आएगा, एक तो कैश सेल, फिर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स मैंने 37 लिया है। एक तो ब्रांच डेटर से जो ब्रांच को पैसे मिले वो हेड ऑफिस को वापस किए गए। इसके अलावा जो हेड ऑफिस को डायरेक्टली किसी डेटर्स ने वापस कर दिए उसको भी रेमिटेंस माना जाएगा, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। फिर इंश्योरेंस क्लेम जो मिला 1000 वो भी मैंने यहां ले लिया। इसके अलावा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड ये मैं मान रहा हूं। अल्टरनेटिवली आप इसको क्लोजिंग बैलेंस में भी लिख सकते थे, यहां पर टू बैलेंस सीडी करके आउटस्टैंडिंग सैलरी आप मान लेते कि जितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है उतना ही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ये मानकर आप लिख सकते थे। लेकिन मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही सैलरी की, तो इसको मैंने मान लिया कि आपने इस बार इसको पेमेंट कर दिया होगा। और पेमेंट कहां से किया होगा, जो ब्रांच के पास पैसे आए होंगे उसी में से ब्रांच ने पेमेंट किया होगा, तो 100 रुपए ये पेमेंट किया होगा। ठीक है, फिर जीएसटीवी जो 1000 रिटर्न था, और फिर क्लोजिंग बैलेंस देखो, स्टॉक का इतना, डेटर्स का इतना, पेटी कैश का मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाया 650, ये वो है, फर्नीचर का ये, और प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया 150, और ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 78,850। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था। ठीक है जी, कुछ भी नहीं था। बोलो, क्लियर हो गई ये बात? बोलो जी। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे बढ़े अब। ठीक है, अच्छा, ये सैलरी का जो है ना, मैंने यहां से आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस कर दी है। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी ले सकते हो कि क्वेश्चन में जैसे यहां देखो, ये सैलरी के लिए इन्होंने 2400 रुपए भेजे थे, यहां पर 2400 रुपए भेजे थे, तो देखो जितना कैश उन्होंने भेजा है वो तो आपको यहां लिखना ही पड़ेगा डेबिट साइड में टोटल। ठीक है, आप ये मान सकते थे कि जितना ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग है उतना ही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, तो आप क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिख सकते थे टू बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग सैलरी करके।
या मैंने कहा भाई देखो ये 2400 तो खर्च हो ही गए होंगे पूरे, आपने इस बार जो भेजे थे वो पूरे खर्च हो गए होंगे, और ये 100 रुपए जो पिछले बार का था वो आपने इस बार पेमेंट किया होगा, तो रेमिटेंस में से पेमेंट किया होगा। ठीक है, जो रेमिटेंस का पैसा आप भेज रहे थे उसमें से आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी भी माइनस कर दिया। तो सैलरी के 2-3 तरीके ट्रीटमेंट के हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि आपने जो 2400 रुपए हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, तो उसमें से वो 100 रुपए यहां से पहले ही घटा दे और 2300 रुपए ही आपके डेबिट साइड में लिख दे ब्रांच अकाउंट के, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या नहीं 2400 रुपए या नहीं, बल्कि 2400 रुपए यहां पर 100 रुपए ऐड करके 2500 रुपए लिख दे, तो 2500 रुपए वो लिख सकता है। क्यों? क्योंकि 2400 जो ब्रांच को हेड ऑफिस से मिले वो तो खर्च हुआ ही, साथ में जो आउटस्टैंडिंग वाला था वो भी इस बार आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो वो पेमेंट कहां से आया होगा? वो पेमेंट आप ये मानोगे कि हेड ऑफिस ने ही ब्रांच को भेजा होगा, तो इसलिए इसमें ऐड करके हम लोग लिख देते हैं 2500। तो मेरे हिसाब से जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है सबसे आसान तरीका है कि जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा 2400 रुपए, वो आप एज इट इज लिख दीजिए डेबिट साइड में, और जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी या तो आप ये मानो कि जितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था उतना ही क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो डेबिट साइड में आप लिख दीजिए टू बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए, या आप ये मान लीजिए कि इसका पेमेंट हमने इस बार एक्स्ट्रा किया होगा इस 2400 के अलावा, और वो हमने रेमिटेंस से घटा दिया, रेमिटेंस से घटा दिया। ठीक है, तो मैंने जो माना है वो मैंने रेमिटेंस से घटा दिया है, तो आप उसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट करोगे इनमें से आंसर सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन था। आइए इसको जरा मैं आपको पढ़वाता हूं एक बार। फॉलोइंग इज द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ज्योतिषिका ट्रेडर्स 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख और 5 लाख, लैंड प्लांट एंड मशीनरी 220 और 230, ऑफिस इक्विपमेंट 15 और 85, डेटर्स ओपनिंग क्वेश्चन मार्क है, क्लोजिंग दे रखे हैं 2,25,000, क्रेडिटर्स फॉर परचेज 95 और नील, मतलब नील नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद आपका ऑफिस एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 20 और 15, स्टॉक ओपनिंग गायब है, क्लोजिंग दे रखा है, तो ओपनिंग निकल कर आएगा। लोन ले रखा है 160 और 1 लाख, और फिर ये बैंक का बैलेंस ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, फिर ये इंफॉर्मेशन है, देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, फिर पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैश सेल 80% ऑफ, क्रेडिट सेल 80% ऑफ टोटल सेल्स, फिर कैश परचेज, फिर जीपी मार्जिन दे रखा है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट्स, डेप्रीसिएशन इस तरह, और फिर एक मशीन आपने बेची 1/10/2018 को, जिसकी 31/3/2018 को वैल्यू थी 40,000 एट ए लॉस ऑफ 15,000। न्यू मशीन परचेज की 1/1/19 को, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसके अलावा बच्चों ऑफिस इक्विपमेंट था जो बुक वैल्यू पर आपने बेच दिया, कब? 1/4/2018 को, 1/4/2018 को, मतलब करंट ईयर के बिगिनिंग में, करंट ईयर के बिगिनिंग में। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर इन्होंने जो यहां पर दे रखा है ना, न्यू मशीन वाज परचेज ऑन 1/1/2018, 1/1/2019, तो मेरे हिसाब से अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि 3 महीने का डेप्रीसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। जो मशीन आपने परचेज की है ना, उस पर 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। ये देखो, आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा 1/4/18 से और 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। तो आपने देखो यहाँ पर 1/1/19 को आपने एक मशीन, नई मशीन जो परचेज की होगी वह इस डेट को की होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा जो आपने मशीन खरीदी है उस पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेटा मैंने सॉल्यूशन बना दिया है। अब मैं क्वेश्चन आपको क्या दिखाऊं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सॉल्यूशन बना रखा है मैंने, उसको देख लेना आप अपने आप। फिर देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में इंसॉल्वेंसी हुआ है, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन बना कर दिया हुआ है, आप देख लेना खुद ही, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए देखो, स्टेट
your views with reason whether the following statement are in line with the provision of AS1. Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of the financial statement. They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of financial statement. आप सबको पता है कि 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions होती हैं. कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी. AS1 में लिखा हुआ है कि अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को फॉलो किया है तो आपको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. तो यहां पर यही कहता है कि सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions underline the preparation and presentation of financial statement. They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed. तो बेटा ये सही पॉइंट नहीं है. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption का यूज एक्सेप्टेड है, यानी हम मानकर चलते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो आपने इन तीनों फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को फॉलो किया होगा. यानी इसको आपको स्पेसिफिकली स्टेट करने की जरूरत नहीं है कि आपने इसको फॉलो किया है. यह एज्यूम होता है कि इसका यूज तो आपने किया ही होगा. ठीक है, तो एक तो यह आपको लिखना था कि इसका स्पेसिफिकली स्टेट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हम ये मानकर चलते हैं, हम ये एक्सेप्ट करके चलते हैं कि इसका यूज तो हुआ ही होगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. ठीक है. दूसरा, if fundamental accounting assumptions are not followed in preparation and presentation of financial statement, a specific disclosure not required. ये भी गलत बात है. अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption को फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. अगर आपने फॉलो किया है तब डिस्क्लोजर नहीं देते. तो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल अगर फॉलो किया है तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, और अगर फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. ठीक है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. ठीक, आगे. ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बिल्कुल ठीक है. यस, जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करते हो व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है. जो आप डिस्क्लोजर देते हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है. ठीक है. एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज. बिल्कुल सही बात, डिस्क्लोज करना पड़ता है. Where the amount by which any item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or in part, the fact need not be indicated. ये बात गलत है. अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज की तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल इफेक्ट, वो आपको बताना पड़ता है. अगर इफेक्ट आप नहीं निकाल पा रहे हो तो क्यों नहीं निकाल पा रहे हो, इसका फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है. और ये कह रहे हैं कि नीड नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करना पड़ता है, जो फैक्ट को आपको बताना पड़ता है. तो इसमें एक का आंसर है, एक पार्ट का आंसर है यस, एक पार्ट का आंसर है नो. ठीक है. देयर इज नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस. बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है कि एक ही लिस्ट नहीं है. एक ही आइटम को ट्रीट करने की डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी हो सकती हैं. जैसे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हो तो आप फीफो लगा सकते हो, वेटेड एवरेज लगा सकते हो. ठीक है. जब आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग की, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग करते हो तो वहां पर आपकी डिफरेंट पॉलिसी हो सकती हैं. समझे? बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जहां पर आप एक ही आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हो. मतलब हर सर्कमस्टांसेस में एक ही पॉलिसी नहीं होगी. ऐसी कोई सिंगल लिस्ट नहीं है कि आपको यही पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, रिजिडिटी नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में. ठीक है. तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था. इसके बाद
ये आपका AS1 का क्वेश्चन है, सॉरी AS10 का क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला AS1 का था, ये AS10 का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर एक मशीनरी आपकी बुक में 2 लाख की थी जो डिस्ट्रॉय हो गई फायर से। इंश्योरेंस कंपनी ने ओल्ड के बदले नई मशीन दे दी जिसकी फेयर वैल्यू 20 लाख रुपए थी। अब आपको मशीनरी ही इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी, आपको कोई कैश नहीं दिया। तो बेटा जो मशीन आपकी 2 लाख रुपए की बुक में दिख रही थी उसको डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, यानी आप मशीन ओल्ड वाली को आप 2 लाख से क्रेडिट कर दीजिए। जो मशीन आपको मिली है 20 लाख से, उसकी फेयर वैल्यू से उस मशीन को आप डेबिट कर दीजिए, यानी 20 लाख। और बेटा जो आपको क्लेम पर यानी क्लेम सेटलमेंट पर गेन हो गया उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो जो एसेट आपके पास आई है उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज कर लीजिए, जो एसेट चली गई उसकी बुक वैल्यू से उसको डी रिकॉग्नाइज कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा उसको आप गेन या प्रॉफिट या लॉस मानकर ट्रांसफर करिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, इसमें बेटा ये कहानी सुनाई है इन्होंने कि एक मेजर स्टोर है इनका, उसका रेनोवेशन चल रहा था और रेनोवेशन इस तरीके से चल रहा था, उसने रेस्टोरेंट भी एक आ जाएगा जब रेनोवेशन होने के बाद, तो 15% इंक्रीज होगा इनकी सेल में। तो बेटा इससे क्या होगा, ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो आप एक कैपिटलाइज कर दीजिए, जो भी रेनोवेशन की कॉस्ट होगी उसको कैपिटलाइज कर दीजिए। मैंने इसका आंसर लिख दिया है। एनपीओ का क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर मैंने बना दिया है, आप देख लेना। ठीक है, मैंने इसका आंसर बना दिया है तो आप देख लेना। ये हायर परचेज का क्वेश्चन था जिसमें पहले आपको क्या निकालना था, कैश वैल्यू ऑफ द मशीन निकालनी थी। ये 10 नंबर में बेटा सिर्फ कैश वैल्यू के लिए पूछा गया, बताइए। मतलब वही उल्टा चलना था आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट से। ठीक है, वही रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट करके आपको चलना था। तो इसमें कैश प्राइस आपको निकालना था, इसका सॉल्यूशन मैंने बना दिया है। उसके अलावा ये है आपका एबीसी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू ए बाइंडिंग एग्रीमेंट विद एक्सवाइज लिमिटेड टू पे ए कस्टम बेस्ड मशीन अमाउंटिंग टू रुपीज 4 लाख। इन्होंने एबीसी लिमिटेड ने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट किया XYZ लिमिटेड से एक मशीन खरीदने के लिए 4 लाख रुपए की। 31 मार्च 21 को डिलीवरी से पहले एबीसी लिमिटेड को लग रहा है कि उसने अपने मेथड ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से ये मशीन की अब उसको जरूरत नहीं है। जो मशीन उसने खरीदी थी उसकी अब जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट आपने बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया था तो आपको मशीन तो लेनी पड़ेगी। अब मशीन या तो आप किसी और काम में यूज करो या किसी और को बेचो। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर्ड एंड सो इट शैल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी। आपको फेंकना ही पड़ेगा उस मशीन को कबाड़े में। तो द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज नील, शो द ट्रीटमेंट ऑफ मशीन इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। सबसे पहले तो जो 4 लाख रुपए आपने पेमेंट करना है उसको आपको लायबिलिटी के तौर पर अभी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो आपकी मशीन है ना, ये 4 लाख रुपए, बेटा इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा लॉस के लिए। ये लॉस है, आपका होने वाला लॉस है। ये एक लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगी 4 लाख रुपए की, और ये जो आपको लॉस होने वाला है उसका प्रोविजन बनाकर चलो। ठीक है, यही इसका ट्रीटमेंट होगा। और बाकी बेटा ये थ्योरी के क्वेश्चन थे, इसके आंसर मैंने लिख दिए हैं आपको। तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन था, ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग CMA इंटर का। सो बेटा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और किसी को भी बच्चों अगर कंपनी अकाउंट्स की क्लास चाहिए होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप अपनी डिटेल भेजेंगे, आपको क्लास मिल जाएगी। लाइव क्लास चाहिए होगी, लाइव क्लास भी मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास चाहिए होगा, रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक, आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, have a good day and all the very best for your all other exams. Thank you very much. Bye bye.